नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे छोटे छोटे भाइयों बहनों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है IAS RS विद RJ। तो मेरे दोस्तों, कुछ मेरे मित्र मेरे से बहुत लगातार जुड़े रहते हैं, चीज़ों पर मुझे सलाह भी देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे दोस्तों। अपन क्या फील्ड में थोड़ा नए हैं, तो आपकी सलाह सराखों पर रहती है, क्योंकि फील्ड के बारे में कम पता है थोड़ा अपन को। एजुकेशन जो अपने शिक्षण की चीज़ें हैं उनके बारे में। तो मेरे मित्रों, आज हम फिर से आपके सामने लेकर आ चुके हैं राजस्थान सूरज का ई बुलेटिन। आज हम चर्चा करेंगे 31 और 1, मतलब 31 जुलाई और 1 अगस्त के नाम से। मतलब जो 30 जुलाई का है उसको 31 जुलाई में पढ़ते हैं अपन, क्योंकि वो नाइट में आते हैं, आप सारे जानते हैं। तो 31 जुलाई प्लस 1 अगस्त दोनों की चर्चा करेंगे। जो बैकलॉग है उसको एक एक करके ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। मैं सोच रहा था 3 सुजस एक साथ करवा दूं, लेकिन वो आपके लिए बोरिंग हो जाता, वर्डन हो जाता, परेशानी हो जाती है आप लोगों के लिए। और मेरा काम है आपके वर्डन को कम करना, आपके ऊपर वर्डन बढ़ाना नहीं है। ठीक है मित्रों, तो वही पुरानी बात, आपको PDF चाहिए तो आप PDF ले लेना। कहाँ से मिलेगी आपको? PDF मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, इवनिंग तक आपको टेलीग्राम चैनल पे PDF मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल का नाम भी वही है जो दोस्तों हमारे चैनल का नाम है यूट्यूब चैनल का। तो IAS RS विद RJ, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको आप जाके ज्वाइन कर लेना और यहाँ से डेली बेस पे PDF ले लेना। और दोस्तों, आपका दूसरी तरफ जो नेशनल और इंटरनेशनल इश्यू हैं उनका नोट्स बनाना शुरू हो गया है, बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मित्रों लेट नहीं करेंगे ज़्यादा, अपन चलते सीधे आज के न्यूज़ आर्टिकल के डिस्कशन पर। ठीक है, चलो तो आ जाओ। तो देखो दोस्तों, पहली न्यूज़ है कि 1514 गांव को सड़कों से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। ये कौन कह रहा है? हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। तो देखो, किन किन चीज़ों को जोड़ा जा रहा है, पहले तो अपन उसकी बात कर लेते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सामान्य क्षेत्रों में 350 और अधिक आबादी, ठीक है, और जनजातीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 या अधिक आबादी के 778 राजस्व गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए 1192 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। तो पहली बात तो आप देख लो, सामान्य क्षेत्र किसको बोलते हैं? तो सामान्य क्षेत्र तो मित्रों वो होता है जिसमें कि जो मुख्य धारा से जुड़ी हुई आबादी है वो रह रही होती है, उसको बोलते हैं सामान्य क्षेत्र। ठीक है, और आदिवासी और मरुस्थलीय क्षेत्र का तो आप समझ ही गए होंगे कि जहाँ आदिवासी जनसंख्या ज़्यादा है वो आदिवासी क्षेत्र, जहाँ मरुस्थल ज़्यादा है वो मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है मेरे मित्रों, तो सामान्य क्षेत्र क्या है और मरुस्थलीय क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र क्या है, इन तीनों का अंतर आपको पता लग गया। अब देख लो दोस्तों, तो देखो 2011 की जनगणना के अनुसार जिस क्षेत्र में 350 लोग रह रहे हैं, एक तो वो वाली जगह, ठीक है, और मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहाँ 250 या अधिक की आबादी रह रही है, एक वो वाली जगह। ऐसे राजस्व गांव, गांव नहीं मित्रों, राजस्व गांव, ठीक है, उनको जोड़ा जाएगा सड़कों से। तो आपसे यहाँ से प्रीलिम्स से प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि सामान्य क्षेत्रों में कितनी आबादी वाले क्षेत्रों को सड़क से जोड़ा जा रहा है, ठीक है, या सामान्य क्षेत्रों में सड़क से योजना से जुड़ने के लिए कितनी जनसंख्या का होना अनिवार्य है, इस तरह से आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो वर्ष 2011 के पश्चात घोषित सामान्य क्षेत्रों में 500 और अधिक आबादी तथा जनजातीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी के 736 राजस्व गांवों को 1230 करोड़ रुपए की लागत से जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ से आपसे 2-3 प्रश्न बनेंगे, वो ये बनेंगे, एक तो कितनी आबादी है किस एरिया की जिसको कि सड़क के माध्यम से जोड़ा जाएगा, कितनी आबादी होना जरूरी है जिसको सड़क के माध्यम से जोड़ा जाए। और दूसरा आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा राजस्व गांव क्या होते हैं। ठीक है, और राजस्व गांव एक देखो क्या होते हैं उसको अपन देख लेते हैं एक बार। तो मेरे मित्रों, राजस्व गांव क्या है? तो महापंजीयक और जनगणना के आयुक्त के अनुसार, भाई जनगणना आयुक्त तो महापंजीयक, और वही तो परिभाषा देंगे, नेताजी तो देने से रहे। भाई नेताजी को तो परिभाषा की मतलब क्या ही है, नेताजी को तो सिर्फ घोषणा से मतलब होता है, कर दी। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या है, एक राजस्व गांव भारत में एक छोटा प्रशासनिक क्षेत्र होता है। छोटे प्रशासनिक क्षेत्र जिसकी सुस्पष्ट परिभाषित एक सीमा होती है। एक राजस्व गांव में कई गांव शामिल होते हैं। प्रत्येक गांव, राजस्व गांव का नेतृत्व गांव प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किया जाता है। मतलब एक जो गांव है आपका वो राजस्व गांव नहीं है। राजस्व गांव क्या है, कई को मिला के, जैसे आपने इतिहास के अंदर एक महलवाड़ी सुनी होगी, महलवाड़ी प्रथा। महल में क्या होते थे, कई सारे गांव होते थे, गांव से मिलके क्या बनता था, एक महल बनता था, और वहाँ से राजस्व को एकत्रित किया जाता था। तो जो महल थे वही यहाँ पर राजस्व गांव है। समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, तो राजस्व गांव क्या होता है,
तो पहले तो देखो इसकी परिभाषा कौन देता है, तो महापंजीयक और जनगणना आयुक्त। इसके अनुसार कौन सा राजस्व गांव क्या होता है, एक प्रशासनिक एंटिटी है जिसकी सुस्पष्ट परिभाषित सीमाएं हैं, ठीक है, और इसमें कई सारे गांव शामिल होते हैं और उनका नेतृत्व कौन करता है, तो गांव प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है, ग्राम प्रशासनिक अधिकारी उसका नेतृत्व करता है। तो मित्रों यहाँ पर आपकी समझ में आ गई होगी कि कितने आबादी वाले तक के गांव को शहर सड़कों से जोड़ा जा रहा है मित्रों, ठीक है। और जो राजस्व ग्राम है वो क्या होता है, ये दोनों ही चीज़ आपकी समझ में आ गई होंगी, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ दोस्तों। देखो दोस्तों, है तो ये फोटो, इधर कॉर्नर पे आइए आप, है तो ये एकमात्र फोटो, आप तो होगे सर पोस्टर ही तो आया है, लेकिन मित्रों इसके अंदर एक बहुत अच्छी योजना का उल्लेख किया है और पॉइंट टू पॉइंट किया है और बहुत अच्छी तरह से किया है। भले ही पोस्टर है लेकिन एक एक चीज़ का प्रावधान दे रखा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आपके राइट हैंड की तरफ दिख रहा होगा, गहलोत जी यहाँ हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, ठीक है। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा, जीवन की रक्षा करो, मतलब ये है कि घायलों की मदद करो और सम्मान पाओ। पहले क्या होता था, पहले यदि आपने किसी घायल की मदद कर दी तो पहले तो वो घायल ही लूट लेता था आपको। ऐसा हो रखा है मेरे साथ मित्रों कि मैं एक व्यक्ति को हॉस्पिटल लेके गया और उसने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरा पर्स कहाँ है, मेरा पर्स दे दे जबकि ऐसा कुछ था नहीं, 5,000 रुपये से और छूटे थे अपन, तो यहाँ पे उल्टे 5,000 मिल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो उस दिन के बाद भाई किसी की मदद नहीं की, लेकिन यहाँ पे गहलोत जी ने बहुत अच्छा कर दिया कि यदि कोई घायल है तो उसको आप हॉस्पिटल पहुँचाओ, आपको कुछ नहीं देना, उल्टा आप ही को 5,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता हेतु आमजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना प्रारंभ की गई है, ठीक है दोस्तों। तो देखो, जीवन संरक्षण के उद्देश्य से घायलों को आप अस्पताल पहुंचा दो कि भाई इसका जीवन बच जाए कैसे भी करके, ठीक है। सामान्य घायल की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले मददगार को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। सामान्य घायल का मतलब भाई कोई गिर गया, उसके पैर वैर में ऐसी मोच आ गई तगड़ी कि भाई वो चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, और उसको पहुंचा दिया, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को सामान्य घायल बोलेंगे। ऐसी स्थिति में आपको जो ये है प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। लेकिन जो ऐसे घायल हैं भैया जिनकी मृत्यु हो सकती थी लेकिन आपने उनकी जीवन की रक्षा की और उनको पहुंचा दिया, तो आपको 5,000 रुपये के साथ साथ प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा कि बंदा बहुत अच्छा है भैया, लोगों की सेवा करता है, मदद करता है, ठीक है। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तत्काल निकटतम सरकारी व निजी अस्पताल में पहुंचाया जा सकता है। इस योजना का लाभ अस्पताल प्रशासन, पुलिस थाना अधिकारी, उपखंड अधिकारी की अनुशंसा पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा देय है, ठीक है दोस्तों। कौन देगा आपको, तो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ठीक है, जिसको पीएमओ बोलते हैं, ठीक है। मददगार एक से अधिक होने पर सभी को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार राशि को समान रूप से विभाजित करने का प्रावधान है। ये बहुत अच्छा किया, ये पॉइंट डाला, मेरे दिमाग में यही प्रश्न चल रहा था भाई कि जब मैं इसको पहली बार पढ़ रहा था, अब तो आपको बता रहा हूँ इसीलिए मुझे पता है कि मेरे दिमाग में ये प्रश्न चल रहा था दोस्तों कि यार ये तो एक तरह से बंदे बिजनेस बना सकते हैं। जैसे एक वो ढूंढेगा पूरे शहर के अंदर कहाँ दुर्घटना हुई है, वो पूरे परिवार को कॉल करके बुला लेगा, उसका पूरा परिवार वहाँ आ गया, या जितने भी यार दोस्त हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट विशेषकर, क्योंकि हम भी ऐसा ही करते थे, घूमते फिरते रहते थे। तो दोस्तों इंजीनियरिंग के विशेषकर स्टूडेंट सारे के सारे पहुँच गए वहाँ पर, ठीक है। अब 10 लोग हैं, एक लोग को पहुँच गए, सबको बटेगा तो 5-5 हज़ार आएंगे। लेकिन गहलोत जी ने ये अच्छा किया, वही 5,000 है भाई, बराबर बांट लेना, सब बराबर की चाय पी लेना, ठीक है दोस्तों। तो किस विभाग के अंतर्गत ये योजना आती है, तो सड़क एवं परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की ये योजना है, ठीक है, क्योंकि पोस्टर वही छापता है जिसकी विभाग की योजना होती है, सारे के सारे नहीं छापते, ठीक है मेरे मित्रों। तो यहाँ से आपको 2 चीज़ें मिली, पहली मिली मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना और दूसरी मिली आपको राजस्व गांव और सड़कों से जोड़े जाने वाले गांव कितने तक की आबादी है जिनको कि सड़कों से जोड़ा जाएगा, ठीक है मेरे मित्रों। तो 12 जिले में तो देखो शुरू हो चुका है महिलाओं को स्मार्टफोन मिलना, बहुत अच्छी बात है। और इधर देखो वीडियो जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, 1 लाख रुपये आरती सोनी जी जीत चुकी हैं, मनीष चूरू से जीत चुके हैं और श्रीमती किरण भी जीत चुकी हैं हनुमानगढ़ से। आपको भी भैया टिकटॉक वगैरह बनाओ, कुछ पैसे वैसे जीतो मित्रों। तो देखो मित्रों, यहाँ पर एक अच्छी न्यूज़ है आपके एग्जाम के लिए कि नई दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया गया है। तो पहली बात तो एक प्रश्न यही बन गया कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था, जोधपुर, जयपुर, दिल्ली, मुंबई, ठीक है। अगर वहाँ पर हमें जयपुर दिख जाता है, जोधपुर दिख जाता है, तो ऑटोमेटिकली हमारी टेंडेंसी इधर झुकेगी कि हम तो भैया राजस्थान के RAS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, SI का एग्ज़ाम दे रहे हैं,
तो हम कहाँ सीधा राजस्थान का जिला टिक करेंगे, ठीक है। लेकिन हुआ कौन सी जगह पर, नई दिल्ली में। तो क्या हुआ है इस समागम के अंदर, ठीक है, उसको देख लेते। तो दोस्तों राजस्थान के शैक्षिक नवाचार और फ्लैगशिप योजनाओं की यहाँ पर गूंज सुनाई दी है। मतलब यह है राजस्थान को क्या हुआ है, यहाँ पर पुरस्कार प्रदान किया गया है, पुरस्कृत किया गया है। तो दोस्तों भारतीय शिक्षा समागम में राजस्थान के स्कूली शिक्षा नवाचार और फ्लैगशिप योजनाओं को खूब सराहा गया है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य के स्कूल शिक्षा सचिव श्री नवीन जैन ने प्रदेश के स्कूलों में संचालित विभिन्न गतिविधियों का प्रस्तुतिकरण दिया था। देखो कौन कौन सी चीज़ हैं जो जिनकी गूंज सुनाई दी है, जिनकी चर्चा हुई है। तो नो बैग डे, कौन सा, पहली चीज़ है नो बैग डे। दूसरा कौन सी रही है, तो संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों का पठन। मतलब जो असेंबली होती है गुड मॉर्निंग में जाते ही प्रेयर वगैरह होती है, तो उसके बाद सीधा क्या, संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों का पठन करवाया जाता है, ठीक है। वो एक प्रतिज्ञा भी बोलते थे अपन लोग पहले, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं, तो वो वाली कुछ लोग इस लाइन पे साइलेंट हो जाते, चुप हो जाते थे भाई बहन वाली पे, ठीक है, क्योंकि मेरे भी कुछ कमीने दोस्त थे इसमें शामिल। तो संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों का पठन किया जाता है, मतलब इस चीज़ को असेंबली में डेली बुलवाया जाता है। सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान, गुड टच और बैड टच के बारे में बताया जाना, ये भी चर्चा का विषय रहा है कि भाई राजस्थान के स्कूलों में गुड टच और बैड टच के बारे में बच्चियों को बताया जाता है। बच्चों को भी, आजकल तो भैया इतने दरिंदे घूम रहे हैं कि बच्चियों के साथ साथ अपने बच्चों को भी बचाने की आवश्यकता है। तंबाकू से बचाव, सड़क दुर्घटना और बी स्मार्ट जैसी गतिविधियों को शामिल करते हुए विस्तृत कैलेंडर तैयार किया गया राजस्थान की स्कूलिंग के लिए कि भाई राजस्थान के स्कूल में इस तरह की गतिविधियाँ करवाई जाएंगी। और इन सब की क्या रही, गूंज रही। और विद्यार्थियों की मदद करने के लिए डायल फ्यूचर भविष्य की राह कार्यक्रम शुरू किया गया। ये कार्यक्रम भी रहा। भाई देखो सब बच्चों के पास पर्सनल गाइडेंस नहीं होता, कई लोगों की प्रतिभा तो खूब होती है लेकिन उनको रास्ता गलत चुनने के कारण वो तो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस तरह के बच्चों को रास्ता दिखाने के लिए विशेषकर क्लास 10वीं के बाद और 12वीं के बाद बच्चों के सामने बहुत बड़े संकट खड़े होते हैं। 10वीं के बाद तो ये होता है कौन सी सब्जेक्ट लें, 12वीं के बाद ये होता है कि भाई क्या करें, अब बीएससी करें, मतलब सिंपल ग्रेजुएशन करें, टेक्निकल लाइन में जाएं, क्या करें, कोई डिप्लोमा कर लें, या फिर ग्रेजुएशन के बाद कि भाई जॉब करें, गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करें, क्या करें। तो 2-3 जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो उसके लिए डायल फ्यूचर, मतलब स्कूली बच्चों के टेंशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने डायल फ्यूचर कार्यक्रम शुरू किया है कि आपको यहाँ पर आपकी अच्छी पकड़ है, आपको इस तरह से इस वाली सब्जेक्ट को लेना चाहिए, आगे भविष्य में इस तरह से काम करने चाहिए। वो सारी चीज़ें डायल फ्यूचर के तहत जो योग्य लोग हैं वो स्टूडेंट्स को बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मेरे मित्रों अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो इधर देखते हैं इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट, ठीक है। आपने राजस्थान के जो इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट है उनके बारे में देखा। इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट राजस्थान को बेस्ट कल्चर टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ठीक है मेरे मित्र। तभी मैं कहता हूँ सुजस पढ़ो यार, सुजस बहुत शानदार चीज़ है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो रामबाण औषधि है ये, ठीक है। मैं संजीवनी कहूँ तो कोई बुराई नहीं है, ठीक। तो देखो मेरे दोस्तों, तो इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट में राजस्थान को बेस्ट कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन, मतलब ये है जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक, यदि किसी को इस तरह की चीज़ों में घूमना फिरना है तो राजस्थान से बढ़िया कुछ नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान तो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ जब हिंदुस्तान में ही कल्चरल दृष्टि से हम नंबर 1 है तो पूरी दुनिया में, ठीक है। तो बेंगलुरु में आयोजित हुआ ये समारोह। तो समारोह कहाँ आयोजित हुआ है, बेंगलोर के अंदर। इस समारोह में पर्यटन विभाग की तरफ से, जो हमारे राजस्थान का पर्यटन विभाग है उसकी तरफ से इस पुरस्कार को क्या किया गया है, ग्रहण किया गया है, ठीक है। तो राज्य के 14 ट्रैवल एजेंसी और होटलियर्स ने उन्होंने भाग लिया है। राजस्थान के पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली योजनाओं और कार्यक्रम पर आधारित प्रस्तुतिकरण वहाँ पर दिया है। तो आपके लिए तो इतनी ही चीज़ है कि राजस्थान को बेस्ट कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द अवार्ड मिला है इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट में, ठीक है मेरे मित्रों। इसका आयोजन कौन सी जगह पर किया गया था, तो बेंगलोर के अंदर, ओके। तो अपन चलते हैं थोड़ा सा और आगे। देखो मेरे मित्रों, पेंशन सत्यापन, जिसको भी पेंशन वेंशन मिल रही हो सत्यापन करवा लेना, ठीक है। इधर पुलिस ने हेल्पलाइन, बच्ची कह रही है अंकल हमें स्ट्रेस में एक स्टूडेंट, बेटा परेशान ना हो हम पहुंच जाएंगे। नहीं अच्छी बात है, कोटा पुलिस को तो ज़्यादा ही एक्टिव होना चाहिए क्योंकि कोटा के अंदर जो हमारे बाल गोपाल हैं वो छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन में आ जाते हैं। और बचपने में जब कोई कच्चे मन पर जब कोई प्रभाव छूट जाता है किसी बात का तो वो बहुत खतरनाक होता है मेरे मित्रों। तो मित्रों देखो 31 जुलाई वाला अपन ने खत्म कर दिया डिस्कशन, अब अपन कर रहे हैं 1 अगस्त का डिस्कशन शुरू, ठीक है मेरे मित्रों।
तो मेरे दोस्तों स्वागत है आपका 1 अगस्त 2023 में। 31 जुलाई का है वैसे तो, ये देखो 31 जुलाई का है, लेकिन अपन एक दिन बढ़ के चलते हैं ना ऑलवेज। नाइट में आता है यार, सुबह एक दिन बढ़ के चलना अपनी मजबूरी होती है। ठीक है दोस्तों, तो जो 1 अगस्त 2023 है उसका अपन क्या कर रहे हैं आप डिस्कशन। ओके, तो सुरक्षित सुगम सड़क मार्ग से प्रदेश की विकास की गति बढ़ी है, बहुत अच्छी बात है। ये अपने लिए यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए कोई भी चीज़ अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी, बस ये बात थी कि 65,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का हमने विकास किया है गहलोत जी के शासनकाल में। ठीक है, लेकिन अपने एग्ज़ाम के लिए कोई भी चीज़ नहीं थी इस आर्टिकल के अंदर। अब एग्ज़ाम के लिए अगली वाली न्यूज़ ये है, देखो दोस्तों क्या है, नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर ये स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, और आवेदन 20 अगस्त तक है। जो बच्चे दिल्ली जाना चाहते हैं, वहाँ पर जाकर तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी की या किसी दूसरी चीज़ की, वो क्या करो भैया, आवेदन दे दो। तो नई दिल्ली में कोचिंग कर रहे युवाओं को ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था। ठीक है, ठहरने का मतलब वहाँ पर रहने खाने की भी, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आपको ठहराया जाए। तो राजस्थान सरकार द्वारा दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रदेश के युवाओं को निःशुल्क आवास और भोजन की व्यवस्था की जा रही है। राजस्थान युवा बोर्ड ने नई दिल्ली में नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर के आवेदन के लिए ऑनलाइन मांगे आवेदित की है। तो कौन है नोडल विभाग, कौन है इसका जो आवेदन मंगाए जा रहे हैं फैसिलिटेशन सेंटर के लिए? तो नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल और फैसिलिटेशन सेंटर, इसके लिए नोडल विभाग है आपका राजस्थान युवा बोर्ड। इस वाले फैक्ट को दिमाग में डाल लेना दोस्तों, अच्छे से डाल लेना। ठीक है मेरे मित्रों, अब मैं राजनीतिक बात नहीं करने वाला हूँ। मैंने भी वीडियो देखे थे वो वाले, मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही राजनीतिक हो गया था। हमारा काम है एडमिनिस्ट्रेशन की बातें करना, प्रशासन की बातें करना, ना कि गवर्नमेंट की। ठीक है दोस्तों, चलते हैं तो थोड़ा सा और आगे। देखो दोस्तों, प्रदेश के युवाओं के बेहतर भविष्य के निर्माण के उद्देश्य से दिल्ली में 330 करोड़ रुपए की लागत से, देखो लागत वागत आपको याद नहीं रखनी है, आपको याद रखना है कि जो फैसिलिटेशन सेंटर है वो कौन सी जगह पर खोले जा रहे हैं। नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? तो कहाँ की जा रही है दोस्तों? नई दिल्ली के अंदर, या दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली नहीं सॉरी, दिल्ली के अंदर। ठीक है, और किसके द्वारा? तो राजस्थान युवा बोर्ड। इसका नोडल विभाग कौन सा है? राजस्थान युवा बोर्ड। ठीक है, इस संबंध में राजस्थान सरकार के अधीन उदयपुर हाउस में, देखो दोस्तों सारे के सारे हाउस एक लाइन से बने हुए हैं दिल्ली के अंदर, हर एक डिस्ट्रिक्ट के नाम पे हाउस है, हर एक स्टेट के नाम पे हाउस है वहाँ पर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के नाम पर जैसे धौलपुर हाउस है, यूपीएससी धौलपुर हाउस के अंदर क्या करती है? यूपीएससी इंटरव्यू लेती है। यदि आपको कलेक्टर बनना है तो आपको धौलपुर हाउस से निकलना पड़ेगा, और जब आप राजस्थान के हो तो आपको धौलपुर हाउस से संबंधित चीज़ें भी वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। वहाँ पर जो प्रश्न हैं आपसे धौलपुर हाउस से संबंधित, धौलपुर के इतिहास से संबंधित, राजस्थान के इतिहास से संबंधित बहुत अच्छी तरह से मिल जाती हैं। तो मेरे मित्रों, अगर आप राजस्थान से संबंध रखते हैं और यूपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप ये सारी चीज़ें करके जाना मेरे मित्रों। ठीक है दोस्तों, तो इस संबंध में देखो राजस्थान सरकार के अधीन उदयपुर हाउस में ट्रांजिट हॉस्टल के निर्माण के लिए प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। कौन सी जगह पर हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है मेरे मित्रों उदयपुर हाउस में। ठीक है, प्रस्तावित हॉस्टल में 250 रूम हैं, जिनमें से 500 बच्चे जो हैं वो ठहर पाएंगे। देखो जो हमारा हाईलाइटेड पोर्शन है वही एग्ज़ाम के लिए अच्छा है, बाकी नहीं है, बाकी टेम्परेरी बातें, परमानेंट बातें वही हैं जो कि हमने हाईलाइट कर रखी हैं। तो प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे राजस्थान मूल के युवा, जिनमें उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 से 29 वर्ष। युवा बस यही होते हैं। ठीक है, बाकी इससे ऊपर जो उम्र होती है वो होती है कि जस्ट एज इज जस्ट ए नंबर। ठीक है, जब बंदा ये कहने लग जाए कि उम्र सिर्फ एक अंक है तो समझ लेना वो युवा नहीं है। युवा अवस्था उसकी निकल चुकी है। वो चाहता है कि लोग मुझे भी युवा के रूप में पहचाने, लेकिन वो युवा नहीं होता। ठीक है, तो मेरे मित्रों 1 वर्ष में अधिकतम 3 माह के लिए निःशुल्क रहने की अनुमति होगी, उसके अलावा आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, समान योग्यता होने पर जो अधिक आयु वाले स्टूडेंट हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। प्राप्त आवेदनों के चयन के लिए एक कमेटी गठित होगी जो आपके आवेदन होंगे। तो जिसको भी दिल्ली के अंदर रहना है, फैसिलिटेशन सेंटर में रहना है, वो 20 अगस्त तक क्या कर सकता है मेरे मित्रों? आवेदन कर सकता है। ठीक है, सामान्य श्रेणी के 36%, अनुसूचित जाति के 16%, अनुसूचित जनजाति के 12%, ओबीसी के 21%, अति पिछड़ा के 5% और ईडब्ल्यूएस के 10% विद्यार्थी यहाँ पर रह सकते हैं।
ठीक है मेरे मित्रों। और मांग की उपलब्धता से अधिक होने पर, मांग की उपलब्धता से अधिक होने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा और बीपीएल परिवारों के मेधावी युवा युवतियों को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब जितनी जगह उससे ज़्यादा यदि डिमांड है तो बीपीएल परिवार वाले, और जो नेशनल खाद्य फूड सिक्योरिटी जो है आपका एक्ट है उसके अंतर्गत जो लोग आते हैं, NFSA उसके अंतर्गत आते हैं, तो उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी सारी चीज़ें आपके सामने आपने देख ली, आप समझ चुके होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप रट लेना, छोटे छोटे फैक्ट है। ठीक है मेरे मित्रों। देखो मेरे दोस्तों, मुख्यमंत्री जी ने ERCP संयुक्त मोर्चा का प्रतिनिधित्व मंडल मिला है। देखो मेरे मित्रों, ERCP का जब भी जिक्र आएगा हम उसको बार बार पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि 1% तो मैंने कह नहीं दिया, चूक जाए तो, अदरवाइज आपको प्रीलिम्स और मेंस इस बार के RAS के दोनों के अंदर आपको ERCP मिलने वाला है। ठीक है, ERCP मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ERCP बहुत अधिक चर्चा में रहा है इस वर्ष। जहाँ तक कि गहलोत जी ने कई बार केंद्र सरकार से बोला है कि इसको आप केंद्र की योजना घोषित कीजिए। जिस तरह से इंदिरा गांधी नहर जो योजना है वो पश्चिमी राजस्थान के लिए, तो पूर्वी राजस्थान के लिए आप ERCP को घोषित कीजिए। ठीक है, और केंद्र सरकार अगर इस योजना को केंद्रीय क्षेत्र की घोषित करती है तो घोषित करने के साथ ही 90% जो खर्चा है वो तो कौन देगा? केंद्र सरकार देगी। लेकिन अभी क्या है, 100% खर्चा राज्य सरकार को देना पड़ता है। ठीक है मेरे मित्रों, तो हम ERPC को ही पढ़ लेते हैं पूरा फिर से। कई बार पढ़ा है, एक बार फिर से, और ठीक आगे भी चर्चा हुई तो मैं बार बार पढ़ाऊंगा इसको। ठीक है, तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, इसका उद्देश्य देख लो दोस्तों। तो राजस्थान में बहने वाली, पूर्वी राजस्थान की तरफ, ठीक है, चंबल नदी और उसकी सहायक नदियां, जिसमें कुनू, पार्वती, काली सिंध प्रमुख हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें वर्षा ऋतु के दौरान जो जल उपलब्धता है वो अधिशेष होती है, मतलब बहुत होती है। चंबल नदी को मैंने सामने से देखा है भाई, जब बरसात का मौसम होता है तो इतनी भयानक लगती है वो, जैसे लगता है आप किसी समंदर के किनारे खड़े हो। बहुत पानी होता है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा, मतलब आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आती रहती है, इतना पानी होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस जल का उपयोग राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जिलों में करना, जहाँ पर सिंचाई के लिए पानी और पीने के लिए पानी और सिंचाई के लिए पानी दोनों का ही अभाव है। ठीक है दोस्तों, उन जिलों में करना जो अधिशेष जल आ रहा है चंबल और उसकी सहायक नदियों का, उस अधिशेष जल का प्रयोग हमें कहाँ पर करना है? जहाँ जल की कमी है, जल की कमी वाले एरियाज के अंदर करना। ठीक है, तो राजस्थान के जो ERCP प्रोजेक्ट है उसमें 13 जिले शामिल हैं। कौन से, कितने जिले? 13 जिले शामिल हैं। इन 13 जिलों में पीने का पानी और 26 विभिन्न बड़ी और मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाना। ठीक है, पूर्वी राजस्थान के 13 जिले शामिल है इसके अंदर, 26 बड़ी और छोटी परियोजनाएं। ठीक है, उसके माध्यम से 18 लाख हेक्टेयर भूमि के लिए क्या करना है? सिंचाई हेतु जल प्रदान करना है। ठीक है, इस परियोजना के माध्यम से दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे में भी पानी की आपूर्ति की जाएगी। ठीक है दोस्तों, और बाढ़ और सूखे दोनों की स्थिति का समाधान किया जाएगा, क्योंकि जब अधिशेष जल होगा तो उस एरिया में क्या आती है? बाढ़ आती है। तो उस अधिशेष जल को वहाँ पहुँचा दो ना जहाँ बाढ़ नहीं आई है, पानी की कमी है, तो बाढ़ भी नहीं आएगी, सूखा प्रभावित क्षेत्र भी नहीं रहेगा। ठीक है, आम के आम और गुठलियों के दाम। इस परियोजना की आवश्यकता क्यों है मेरे मित्रों? ठीक है, देखो दोस्तों, राज्य जल संसाधन विभाग ने, जो राजस्थान सरकार का है, राजस्थान राज्य का है जल संसाधन विभाग, उसके अनुसार राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, और इसका भौगोलिक क्षेत्रफल में 58 लाख हेक्टेयर है, जो पूरे देश का 10.40% है। देखो दोस्तों, क्षेत्र कितना पूरे देश का? 10.4%। तो सिंचाई के साधन भी हमारे पास कितने होने चाहिए? 10.4%। पानी के साधन कितने होने चाहिए? 10.4%। लेकिन है इसका बिल्कुल विपरीत। राज्य में जो भारत का सतही जल है उसका 1.16%। सतही जल मतलब सतह पर भरा हुआ जल, चाहे वो नदियों नालियों के रूप में हो, चाहे वो आपकी झीलों के रूप में हो, चाहे आपके तालाबों के रूप में हो, सतह के ऊपर जो जल भरा हुआ है वो सतही जल पूरे देश का कितना है? तो 1.16%। और भूजल 1.72%, जो ज़मीन के अंदर है, जिसको हम ट्यूबवेल वगैरह के माध्यम से निकालते हैं। देखो दोस्तों, हाल ही की रिपोर्ट है कि जो हमने जल का अतिदोहन किया है पिछली 1 सदी में, ज़मीनी जल का, वो देखो हमने पानी एक बार निकाल लिया, यूज किया, वो पानी ज़मीन से निकलने के बाद एक बार वो समंदर में पहुंच जाता है। आपको लगता है नहीं सर हमने तो खेत में डाला था सूख गया, वो तो सूख नहीं गया भाई, वो भाप बन के ऊपर उड़ा, बरसात हुई, नदियों में गया, नदियों से जल समंदर में पहुंच गया, वो समंदर में जाना ही जाना है। तो इतना जल का दोहन हमने किया कि अर्थ का जो संतुलन है वो इतना बिगड़ चुका है कि जो 23 से ही 1/2 डिग्री अर्थ अपने अक्ष पर झुकी हुई है, उसमें +83 सेंटीमीटर
83 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर को याद रखना, 83 सेंटीमीटर का झुकाव और हो चुका है। इसकी वजह से हमें जलवायु में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिल सकता है, जो आपने महसूस भी किया होगा। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान के सभी जल निकायों से मात्र चंबल नदी के बेसन में अधिशेष जल उपलब्ध रहता है। देखो ये बात तो सत्य है, चंबल के अलावा कोई दूसरी नदी नहीं है राजस्थान की। जो पहली बात तो ये 12 मास बहती हो और उसके अलावा उसमें अंदर अधिशेष स्थिति में जल हो। नीचे आपकी माही आ जाती है और एक राजस्थान की चंबल नदी आ जाती है। ठीक है, तो सरकार क्या चाहती है, हमारी राजस्थान सरकार, के इस जल का उपयोग सीधे नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि चंबल नदी के किनारे किनारे या तो अभयारण्य है, नेशनल जो आपके घड़ियाल वगैरह हैं उनके लिए, जो जलीय जंतु हैं उनके लिए संरक्षित क्षेत्र बना रखे हैं, तो हम सीधे नहीं कर सकते। तो क्या करना है हमें, तो भाई एक कैनाल निकालो वहाँ से, ठीक है, जिसका नाम रखो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। जल धाराओं का एक नेटवर्क तैयार करो। यह नेटवर्क राजस्थान के 67% क्षेत्र में विस्तारित होगा और राज्य की 13% आबादी को जलापूर्ति देने में सक्षम होगा। ठीक है मेरे मित्रों, ये था ERCP प्रोजेक्ट, ईस्टर्न राजस्थान रिवर कैनाल, ठीक है, कैनाल प्रोजेक्ट, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट था। ठीक है, इसके माध्यम से क्या होगा, जो अधिशेष जल है उसको दूसरे बेसिनों में लेके आया जाएगा। कौन से बेसिनों में, जहाँ पर कि पानी की कमी है। ठीक है मेरे मित्रों, तो ये था आपका पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसका प्रतिनिधिमंडल राजस्थान हमारे CM साहब से मिला है। ठीक है दोस्तों, एक और आपके मतलब की बात है कि जो अनुवृत्ति कोचिंग योजना है उसका आवेदन 15 अगस्त तक किए जाएंगे। ठीक मेरे मित्रों, श्री मोहम्मद साहब का तो पूरा हो चुका है डॉक्टर बनने का सपना, आप भी अपने सपने पूरे कर लो। तो 15 अगस्त तक क्या करो, आप दोबारा से आवेदन, मतलब दोबारा क्या, जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया है वो आवेदन कर सकता है। अनुवृत्ति कोचिंग योजना के माध्यम से 30,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग का लाभ दिया जा रहा है। ठीक है, कितने बच्चे, 30,000 बच्चे। इस आंकड़े को याद रखना, लास्ट डेट को याद रखना मत रखना, लेकिन इस आंकड़े को याद रखना, कितने बच्चों को अनुवृत्ति कोचिंग का योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया गया है। तो कितने हैं, तो वो हैं दोस्तों 30,000। इधर देख लो दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट। तो राजस्थान हाईकोर्ट कौन सी जगह पर है, प्रमुख पीठ है जो, वो जोधपुर के अंदर है। और उसकी सब जो दूसरी पीठ जो बोलते हैं आप, ठीक है, सब पीठ है वो कौन सी जगह, जयपुर के अंदर है। तो राजस्थान हाईकोर्ट जो मेन पीठ है वो है आपकी जोधपुर के अंदर। इस बात को याद रखना, कई बच्चों को नहीं पता, वो जयपुर ही लेके घूम रहे हैं अभी तक। ठीक है मेरे मित्रों, देखो दोस्तों इधर भी एक और है, ये वही है, मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में भी। जो राजस्थान पहला राज्य है, किस चीज़ का पहला राज्य है, तो गिग वर्कर के लिए विधेयक पारित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। इस बात को बस याद रखना। गिग वर्कर कौन से होते हैं, जिनको आप पैसा देते हो, ठेके आधारित जो काम करते हैं ना, ठेका दिया, काम किया, पैसा दिया, अब बंदे से आपका कोई रिश्ता नहीं। तो इस तरह के जो काम होते हैं वो गिग इकोनॉमी, गिग वर्कर्स होते हैं। ठीक है मेरे मित्रों, देखो दोस्तों, सांबर झील क्षेत्र में पर्यटक सुविधाओं का विकास होगा। तो पर्यटक सुविधाओं का विकास क्यों हो रहा है, ठीक है, और दूसरी बात यह है कि सांबर झील क्या है, उसके दोनों के ही बारे में हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सांबर झील भी अक्सर आपको कोई ना कोई प्रश्न देती ही रहती है। तो दोस्तों, जयपुर जिले से लगभग 80 किलोमीटर दूर में पूर्व मध्य में राजस्थान में स्थित है। पूर्व मध्य राजस्थान में ये स्थित है, जयपुर जिले से लगभग 80 किलोमीटर दूर। कभी मौका मिले तो चले जाना। ठीक है, नमक झील है। पहली बात तो ये दोस्तों, ये राजस्थान की जो सांभर झील है वो देश की सबसे बड़ी अंतर्देशीय, मतलब लैंडलॉक्ड, जहाँ चारों तरफ से पानी का, देखो आप लेक पुलिकट, लेक चिल्का, इनको देखोगे आप तो ये कहीं ना कहीं समंदर से टच है। ये किसी एक छोटे से चैनल के माध्यम से समंदर से अलग होती हैं, लेकिन जो सांभर झील है वो अंतर्देशीय है, वो चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है। ठीक है दोस्तों, अरावली रेंज के गर्त को दिखाती है, मतलब जितनी गहराई है ना सांभर झील की, वो अरावली रेंज की क्या है, गर्त है। अरावली रेंज के गर्त में स्थित है सांभर झील। ठीक है मेरे मित्रों, देखो दोस्तों, यहाँ पर मुगल काल में भी आपूर्ति की जाती थी, लेकिन उसके बाद जयपुर और जोधपुर रियासतों का संयुक्त रूप से स्वामित्व था। ये आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि सांभर झील पर राजस्थान के रियासत काल में कौन दो रियासतों का जो था आधिपत्य था, तो किन किसका था, जयपुर का और जोधपुर का। रामसर साइट 1990 से रामसर कन्वेंशन के तहत 1990 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित किया गया था। मतलब सांभर झील एक रामसर साइट भी है। ठीक है मेरे दोस्तों, रामसर साइट का मतलब दोस्तों ये है जैव विविधता की दृष्टि से इम्पोर्टेंट दलदली क्षेत्र या ऐसा जलीय क्षेत्र जो कि पानी भरा हुआ है जिस जगह पर। ठीक है, तो उसको रामसर साइट बोलते हैं, जैव विविधता की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है मेरे मित्रों, इसका आकार है दोस्तों, तो दोस्तों एक ये इसका जो कुल क्षेत्रफल है
देखो दोस्तों, इस झील का आकार सभी मौसमों में एक समान नहीं होता, मौसम दर मौसम बदलता रहता है। जब बरसात का मौसम आता है, नदियाँ आके पानी उड़ेलती हैं तो आकार और बड़ा हो जाता है, गर्मी होती है तो पानी सूख जाता है, आकार छोटा हो जाता है। तो मौसम के अकॉर्डिंग बदलता है, जो 190 वर्ग किलोमीटर से लेकर 230 वर्ग किलोमीटर तक वेरी करता रहता है। ठीक है दोस्तों, इसमें के अंदर मेड़ता, समौद, मंथा, रूपनगढ़ खाड़ी और खंडेला नदियाँ क्या होती हैं, इसमें आके गिरती हैं। ठीक है मेरे मित्रों, वनस्पति इसके अधिक जल ग्रहण क्षेत्र में कौन सी जीरोफाइट मिलती है। जीरोफाइट का मतलब होता है मेरे मित्रों मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाली कटीली वनस्पति। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी वनस्पति मिलती है, तो जीरोफाइट टाइप की मिलती है। जीरोफाइट कैसे है, शुष्क परिस्थितियों में पाए जाते हैं। ठीक है, जीव जंतु कौन से है, तो यहाँ आमतौर पर फ्लेमिंगो मिलता है, पेलिकन मिलता है और जलपक्षी मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, 2019 में बोटुलिज्म के कारण 22,000 प्रवासी जो पक्षी हैं उनकी क्या हो गई थी दोस्तों, यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। इसीलिए ये किस में आया था, चर्चा में, बहुत चर्चा में रहा था 2019 से। तो सांभर झील बहुत चर्चा में रही है, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनी थी ये। ठीक है, इस झील के पास में राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2020 की सर्दियों से पहले प्रवासी पक्षियों के लिए अस्थायी आश्रयों का निर्माण किया गया था। अन्य निकटवर्ती स्थान कौन कौन से, तो शाकंभरी देवी का मंदिर और सांभर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो सांभर झील के पास में सांभर वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको आप याद कर लेना। वन्यजीव अभ्यारण्य वगैरह की लोकेशन क्या होती है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेरे मित्रों, राजस्थान सरकार की जो नवीन योजनाएं जो यहाँ पर चलाई जा रही हैं, उनमें सांभर झील में नए पर्यटन बिंदुओं पर वनस्पति, जीव, नमक बनाने की प्रक्रिया, इसकी सबकी एक झलक दिखाई जाए। ठीक है, कैसे नमक बनाया जाता है, किस तरह के पक्षी होते हैं, किस तरह की वनस्पतियाँ होती हैं, तो उस तरह की झलक दिखाना। ठीक है, एक नमक ट्रेन जिससे रिफाइनरी तक नमक पहुँचाया जाएगा। कौन सी रिफाइनरी तक, पचपदरा रिफाइनरी तक। ठीक है, बाड़मेर के अंदर जो पचपदरा रिफाइनरी है, उस रिफाइनरी तक एक नमक ट्रेन चलाई जाएगी, सांभर झील से लेके बाड़मेर तक। ठीक है, नमक ट्रेन चलाई जाएगी, इसका नाम नमक, एक ट्रेन चला दो इसका नाम ही नमक ट्रेन हो जाएगा। एक कैंसर ट्रेन और चलती है पंजाब से बीकानेर के लिए। ठीक है दोस्तों, उसका नाम कैंसर ट्रेन है, उसके अंदर ज़्यादातर सारे रोगी कैंसर के ही होते हैं। इस झील के आसपास के जो आसपास है वहाँ नमक संग्रहालय, कारवां पार्क, साइकिल ट्रैक और उद्यान सहित अन्य स्थलों को अंतिम रूप दिया जाएगा। ये सी हमारी कौन वो राजस्थान सरकार के लिए। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्यों पर्यटन सेवाओं का विस्तार हो रहा है, वो जवाब आपका आपके सामने हाजिर है कि यह झील केंद्र की स्वदेश दर्शन योजना के राजस्थान सर्किट का हिस्सा है। तो आपसे ये भी प्रश्न बन जाएगा कि राजस्थान की कौन सी झील केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, और इस योजना को पर्यटन मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2014-15 में पर्यटक सर्किट के एकीकृत विकास के रूप में शुरू किया गया था। तो मेरे मित्रों, राजस्थान में इस समय पर जो सांभर झील है उस पर कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं, कार्य चल रहे हैं, उसके बारे में आप अवगत हो ही गए होंगे। ठीक है, इसके अंदर पर्यटक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है और सांभर झील की क्या अवस्थिति है, क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में छोटे बड़े कई फैक्ट को हमने यहाँ पर क्या किया है, कवर किया है। तो मेरे मित्रों, आज के न्यूज आर्टिकल डिस्कशन होता है आपका यहीं पर समाप्त। हम दोस्तों देखो क्या करेंगे, दो सुजस्ट डेली लेके आएंगे, आपका बैकलॉग भी खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद साथ में लेके चलेंगे आपको पर डे, जिस तरह से आपका सुजस्ट आता था उसी तरह से आता रहेगा। बैकलॉग नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि बैकलॉग करके आप लोगों के लिए भी तकलीफ बढ़ जाती है थोड़ी सी। ठीक है दोस्तों, तो मेरे मित्रों आपसे मिलते हैं नए न्यूज आर्टिकल डिस्कशन में। अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एक छोटा सा थैंक यू लिख देना। ठीक है मेरे मित्रों, बाकी तो अगला देखते हैं फिर अपन। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नए न्यूज आर्टिकल डिस्कशन में। तब तक के लिए जय भारत।